सभी महानुभावों को जय ज्योति, जय सावित्री, जय विज्ञान, जय संविधान। का सविता हजारे भारतीय पिछड़ा शोषित संघ की महाराष्ट्र प्रदेश महिला सदस्य। भारतीय पिछड़ा शोषित संघ ने जो ये विचार माला प्रसारित की है, इस विचार माला में एक पुष्प घूमने का अवसर मुझे मिला है। इसलिए मैं भारतीय पिछड़ा शोषित संघ के सभी मान्यवरों का, सभी सदस्यों का, सभी पदाधिकारियों का सही दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं मेरे शब्द, मेरा संवाद, मेरा मत, मेरा ओपिनियन आपके सामने रखने से पहले मेरा कर्तव्य बनता है सभी महामानवों को मैं अभिवादन करती हूँ। पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, समग्र क्रांति के जनक महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांति सूर्य सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक राजश्री शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने महात्मा फुले जी को गुरुस्थान दिया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, पेरियार स्वामी नारायण गुरु, और जिन जिन महामानवों ने हम बहुजनों के संघर्ष किया, उन सभी महामानवों को मैं प्रथमतः अभिवादन करती हूँ। पूरी दुनिया कोविड-19 से, कोरोना से संकटमय हो गई है। इस संकटग्रस्त परिस्थितियों में जिन डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी, सेवाकर्मी, जिन्होंने अपनी जी जान की परवाह न करते हुए भी मदद कर रहे हैं, उन सभी को मैं सलाम करती हूँ। इस कोरोना के संकटग्रस्त समय में जो मजदूर है, जो रास्ते पे चल रहे हैं, उन्हें अपनी मंजिल जल्द से जल्द मिल जाए, ऐसी शुभकामनाएं करती हूँ। इस कोरोना के अवसर पर जिन मजदूर भाई बहनों ने अपनी जान दी, उनको वीर गति प्राप्त हुई, उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। और मैं विशेष आभार मानती हूँ पिछड़ा शोषित संघ के अध्यक्ष महोदय माननीय माचलवार जी को, जिन्होंने एक विचार माला शुरू की। मैं आभार मानती हूँ भारतीय पिछड़ा शोषित संघ महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेश्वर गोरे जी, केंद्रीय सदस्य माननीय विलास काळे सर जी, और ऑनलाइन स्पीच के जो डायरेक्टर है वो डॉक्टर ढाकुलकर सर और प्रभाकर गायकवाड़ सर, इन सभी के मैं विशेष आभार मानती हूँ। और विशेष आभार ये ऑनलाइन स्पीच जो सुन रहे हैं मेरे भाई बहन, उन सभी के विशेष आभार मानती हूँ। और सभी को मैं जय ज्योति, जय सावित्री, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भीम सभी को करती हूँ। आज का मेरा विषय है ओबीसी महिलाओं की सामाजिक जानियों की बंधने और बंध मुक्ति के रास्ते। स्पीच हिंदी में दे रही हूँ, मातृभाषा मराठी है, कुछ कम ज़्यादा तो होने वाला है। आप बड़े दिल से, जो कुछ ज़्यादा हो जाएगा उसे कम कर देना, और जो कम होगा उसे बराबर कर देना। ये विनती है मेरी ओर से आप सभी को। मेरा विषय है ओबीसी महिलाओं की सामाजिक जानियों की बंधने और बंध मुक्ति के रास्ते। ओबीसी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि इसके पहले जिन जिन महानुभावों ने
जिन जिन मान्यवरों ने स्पीच दी उसी में ओबीसी का भाष्य हो गया है, ओबीसी पर बातें हो गई है। और आप सभी ओबीसी कौन है, क्या है, ये सब आप जानते हैं। सामाजिक जाणियों की बंधन है। आगे चलते हैं। सामाजिक जाणियों की बंधन है, जिसे हम सामाजिक भान कहते हैं, सामाजिक पहचान भी कह सकते हैं। वर्तमान स्थिति में जो जो परिस्थितियां आती है, जो जो समस्याएं आती है, जो जो हमारी प्रगति के आड़ जो जो समस्याएं बनती है, उसकी पहचान करके वो समस्याएं का निवारण हम कैसे करें, ये निवारण करने के लिए जो सामने आते हैं वो निवारण कर देते हैं। इनको हम सामाजिक जान कहते हैं, इनको हम सामाजिक जाणियो कहते हैं, उनको हम सामाजिक पहचान हुए ऐसे कहते हैं। बंधने यानी गुलामगिरी, प्रगति में अड़सर, और एक बंधन से हम मुक्त कैसे हो, इस पर हमें आज मुझे आज चर्चा करनी है। सामाजिक जाणियो जो है वो हमारे महामानवों को हुई थी। तथागत गौतम बुद्ध को हुई, उन्होंने बुद्ध फिलॉसफी हमारे सामने रखी। शिवाजी महाराज को हुई, उन्होंने स्वराज्य की निर्मित की। महात्मा फुले जी को हुई, उन्होंने शिक्षा का प्रतिबंध किया। राजश्री शाहू महाराज ने को ये पहचान हुई कि समाज में दीन दलित है, पीड़ित है, उसको न्याय मिलनी चाहिए। सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने आरक्षण लागू किया अपने राज्य में, अपने अधिकार कक्ष में। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को ये जानी हुई, उन्होंने राज्य घटने में, अपने संविधान में स्वातंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय का प्रावधान किया। ओबीसी के लिए 340 कलम का प्रावधान किया। महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल रखा। वैसे ही भारतीय पिछड़ा शोषित संघ के मान्यवरों को, पदाधिकारियों को ये जानी हुई ओबीसी के कुछ प्रॉब्लम है। अगर उस प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगी कि हमारे ओबीसी को न्याय मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन की स्थापना की और ओबीसी को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। वैसे ही आज का जो माहौल है, इस माहौल में ओबीसी को जागरूक करने के लिए इस स्पीच का प्रावधान है, ये विचार माला का प्रावधान रखा है। हम इन सभी को सामाजिक जाणियो कह सकते हैं। ये इस अवसर पर हमारे आज का जो मेरा विषय है, उस विषय के बारे में हम बात करते हुए, मेरा जो विषय है वो महिलाओं के ऊपर है। ओबीसी महिला 1941 में इंग्रज सरकार ने जो की थी, उस जनगणना से ओबीसी की संख्या थी 52%। आज के हिसाब से वो 60% से ऊपर है। 52% ओबीसी में अगर महिला है तो वो है 26% हो जाती है, और आज के हिसाब से वो 30% हो जाती है। जितने भी प्रवर्ग है, उस प्रवर्ग में सबसे ज़्यादा संख्या ओबीसी की है, यानी कि ओबीसी महिलाओं की भी है। अगर हम ओबीसी महिलाओं का थोड़ा इतिहास देखते हैं, इतिहास के पन्ने पलटते हैं, पन्ने पलटना जरूरी है कि हम ओबीसी महिलाओं को हमारा इतिहास मालूम होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। आज हम पितृसत्ताक पद्धति में जी रहे हैं। इससे पहले मातृसत्ताक पद्धति थी। मातृसत्ताक पद्धति में
स्त्रियों को बहुत सम्मान मिलता था। स्त्री होशियार थी, बुद्धिमान थी, ज्ञानी थी। उस समय में पूरा व्यवहार स्त्री करती थी। आज ही भूटान में देखो, भूटान में मातृसत्ताक पद्धति है। वहाँ शादी के बाद लड़का लड़की के यहाँ आता है, पूरी प्रॉपर्टी लड़की के नाम रहती है। छोटा सा देश है लेकिन अव्वल दर्जे का है। हमारे देश में और आज के सभी देशों में देखो तो पितृसत्ताक पद्धति हमें दिखाई देती है। और इसमें जिस वक्त तक मातृसत्ताक पद्धति थी उस वक्त तक हमारे देश में हमारा देश सोने की चिड़िया थी, ऐसा इतिहास कहता। विज्ञान ने भी ये प्रूव कर दिया है कि पुरुषों से स्त्री ही एक बुद्धिमान है, होशियार है, ज्ञानी है। मैं जब जब महिलाओं के सामने जाती हूँ उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं कहती हूँ, ये बात कहती हूँ उनसे कि जब तुम कोई काम करते हो तुम्हारा अवधान सभी और रहता है, और जब पुरुष कोई काम करता है उसको उसके सामने की एक कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, लेकिन लेडीज़ को चारों बाजू का वो समझ सकती है, वो देख सकती है। ये विज्ञान ने भी प्रूव कर दिया है। निसर्गतः स्त्री पुरुषों से बुद्धिमान है। मैं स्त्री हूँ इसलिए एक बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन साइंस ने भी एक कह दिया। आप रिजल्ट देखो, 10वीं 12वीं के बोर्ड्स के रिजल्ट देखो, उसमें भी लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से ज़्यादा आ रहा है। इसमें जब तक मैंने कहा कि जब तक अपने यहाँ मातृसत्ताक पद्धति थी तो भारत सोने की चिड़िया थी। वो कालखंड था ईस्वी सन पूर्व 145, 185। बुद्ध काल यानी बृहद्रथ का काल। बृहद्रथ का खून कर दिया पुष्पमित्र शुंग ने। कल चिंचाने सर ने जो बात की उसमें ये उल्लेख आ गया था। धम्म भिक्षु के सर मुंडवाने के लिए 100 सुवर्ण मुद्रा बख्शिश के तौर पर मिलती थी। यानी बुद्ध कालखंड समाप्त करने का एक तरीका था। बुद्ध कालखंड में स्त्रियों को बहुत महत्व दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था। लेकिन बुद्ध काल समाप्त होने के बाद मनुस्मृति आ गई। सुमति भार्गव नाम के व्यक्ति ने मनुस्मृति लिखी। ऐसा कहते हैं कि उससे पहले 185 से पहले ही मनुस्मृति तैयार थी। मनुस्मृति में 4 वर्ण कर दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और एक अलिखित वर्ण और भी था, वो था अतिशूद्र का। अतिशूद्र में अनटचेबल, जिसका स्पर्श नहीं चलता था, वो लोग आते थे। और उसमें ब्राह्मण वर्ग से अतिशूद्र तक जो महिला जाति थी, महिला वर्ग थी, वो पूरे की पूरी महिला वर्ग अतिशूद्र में आती। देखो, मातृसत्ताक पद्धति में बुद्ध काल में जो महिला समाज व्यवस्था की पायदान पर ऊपर थी, मनुस्मृति में वो महिला समाज व्यवस्था के पायदान पर सबसे नीचे आ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्यों किया ऐसा? ये हमें सोचना पड़ेगा। ऐसी महिलाओं से क्या गलती हुई थी? क्या शत्रुत्व था महिलाओं से? उसके कारण है
आर्यों ने अपनी राज्य व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए जो स्त्री बुद्धिमान थी उसको, अपने शत्रु को ही खत्म किया, उसको विचारों को खत्म किया, उसको ज्ञान को खत्म किया, उस पर बंधने ला दी। दूसरा कारण है वंश शुद्धता। उसके बाद हम मैं आगे के पॉइंट्स में कर दूंगी। वंश शुद्धता के लिए स्त्रियों पर बंधने लाई गई। जब आर्य अपने यहाँ आए तो वो अकेले आए, उसके साथ महिला नहीं थी। यहाँ की जो महिला थी वो पराजित महिला थी और पराजित महिला उनकी गुलाम हो गई। उनकी नज़र से, उनकी दृष्टि से वो महिला गुलाम थी। और चौथा कारण है, अगर स्त्री गुलाम बन जाती है तो उसकी आने वाली पीढ़ी अपने आप गुलाम बन जाती है। यानी कि 50% महिला को अगर गुलाम बना दिया तो 100% समाज अपने आप गुलाम बन गया। आज वही स्थिति हमें दिखाई पड़ती है। इतना ही नहीं, मनुस्मृति में महिलाओं के लिए जो लिखा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ओबीसी महिला है उन महिलाओं ने मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। इससे महिला को तो जरूरी नहीं है, वो पहले से ही बंधन मुक्त हो गई है। सवर्णों की महिला वो पढ़ेगी तो भी वो ऐसा विचार नहीं करेगी, लेकिन ओबीसी महिला को ये विचार करने के लिए मनुस्मृति को एक बार पढ़ना जरूरी है। मनुस्मृति में न स्त्री स्वतंत्र अर्हति ऐसा लिखा है कि स्त्री को स्वतंत्रता देना ही नहीं चाहिए, वो उसके लायक ही नहीं है, वो वेद मंत्रों के अधिकारी नहीं है, वो वेद मंत्रों के लायक ही नहीं है। देखो, सवर्णों में जो लड़कों की मूंज की जाती है, जिसे व्रतबंधन कहता है, लड़कियों के नहीं होते, सिर्फ लड़कों के की जाती। शादी में जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो सिर्फ दुल्हे राजा के लिए रहते हैं, दुल्हन के लिए नहीं रहते। जब वेदों के अधिकार, वेदों का मंत्रों का संस्कार भी लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं रहता। मैंने पहले भी कहा है कि अतिशूद्र का जो वर्ग है, उस वर्ग में ब्राह्मण वर्ग से अतिशूद्र तक जो महिला आती है वो महिला अतिशूद्र में आती है। इस मनुस्मृति से, धर्म व्यवस्था से, मनुस्मृति में महिला को व्यभिचारी कहा है। नूतन मालवीय जी का एक पुस्तक है, मनुस्मृति की माहिती है उस पर। उसमें उन्होंने लिखा है कि दुर्गा देवी को अगर वेश्या कहा तो हमारे देश की जो बहुरानी है वो तिलमिला उठती है, लेकिन समस्त महिलाओं को जब व्यभिचारी मनुस्मृति ने ठहराया तो एक भी महिला सामने आती नहीं, उस पर बात करती। सच है। मनुस्मृति में हमारे महिला के पूरे अधिकार जो है, उसका अधिकारों का हनन कर दिया है। ये जो कपट नीति है, एक कपट नीति, उसको कपट नीति कहो, उसको षड्यंत्र कहो, या चिंचाने सर के भाषा में उसको राजकारण कहो। एक कपट नीति सबसे पहले अगर किसी ने सामने लाई तो वो है हमारे राष्ट्रपिता, हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले। लिजित साहब जैसे धर्मगुरु से उन्होंने चर्चा की, राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन का किताब, उसका अभ्यास किया, पूरे धर्म ग्रंथों का अभ्यास किया, समाज का निरीक्षण किया, स्त्रियों की स्थिति क्या है समाज में, उनके सामने आए। और जो षड्यंत्र था, जो कपट नीति थी आर्यों की, वो कपट नीति उन्होंने उसकी खोज कर दी कि 50% महिला को अगर गुलाम बनाया, ज्ञान का अधिकार उनका छीन लिया,
तो 100% समाज एक गुलाम बन जाता है। महात्मा फुले ने इसलिए पहली स्कूल जो ओपन की पुणे में, वो लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए। इसका कारण ये, अगर महिला शिक्षित बन जाती है, महिला ज्ञानी बन जाती है, महिला विद्वान बन जाती है, तो आने वाली पीढ़ी अपने आप गुलामगिरी से मुक्त हो जाती है। एक सवाल और भी आता है, सचमुच में हम मुक्त हो गए क्या? अगर मुक्त हो जाते तो आज का विषय लेने का कोई ज़रूरी नहीं होता। ये दुर्दैव है हमारा कि हमारी महिला बंधनों से मुक्त नहीं, इसलिए हमें आज ये चर्चा करनी पड़ती है। महात्मा फुले ने जो स्कूल खुलवाई, इससे बंध मुक्त होकर कुछ महिला सामने आई हमारी ओबीसी की। हम देखते हैं उस कौन कौन सी महिलाएं, उसमें पहला नाम आता है सावित्रीबाई का। सावित्रीबाई के गुरु महात्मा फुले ही थे। उन्होंने ही उनको अक्षर गिराने का ज्ञान दिया था। सावित्रीबाई ने शिक्षा लेकर वो बंध मुक्त हो गई। महात्मा फुले जी ने के जो सामाजिक कार्य थे, उनके कंधे पे कंधा लगाकर उन्होंने काम किया। 35 महिला ब्राह्मण महिलाओं की उन्होंने डिलीवरी की। आसान काम नहीं था। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में मदद की, अनाथालय। इतना ही नहीं, जाति व्यवस्था के खिलाफ, हम सब महिला एक जाति के हैं, इसलिए उन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर सभी महिलाओं को एक सतरंजी पर, एक चटाई पर बैठाया। एक काम उस वक्त आसान नहीं था, एक क्रांति थी। समाज व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह था। क्यों किया सावित्री ने विद्रोह? तो वो बंधन मुक्त हो गई थी। इसलिए दूसरा नाम हम लेते हैं ताराबाई शिंदे का, जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना एक किताब लिखी, एक क्रांति कर दी इस किताब में। ताराबाई शिंदे अपने किताब में लिखती है कि निकोप संसार के लिए स्त्री पुरुष समानता होना जरूरी है। स्त्रियों में जो खामियां, जैसे खामियां रहती है, वैसे पुरुषों में भी रहती है, ऐसा सवाल वो करती है। और ताराबाई शिंदे आगे जाकर कहती है, हिंदू संस्कृति का पाया जो है वो स्त्रियों पर है। स्त्रियों की अपने पति पर जो निष्ठा रहती है, उस पर हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म टिका हुआ। ये जाति व्यवस्था है, वो स्त्रियों की वजह से टिकी हुई है। और ये जाति व्यवस्था, ये हिंदू धर्म, ये हिंदू संस्कृति और पुरुषी अहंकार सुरक्षित रखने के लिए स्त्रियों पर बंधने लगे हुए हैं, उसी काल में और आज भी। इसलिए स्त्रियों को बंधनों में डाल दिया है। और वो बंधनों में कैसे डाला, ये मनुस्मृति में क्या क्या लिखा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऐसे सवाल जब बंध मुक्त होकर कहती है, तब समाज तिलमिला उठता। ताराबाई पर टीका होने लगती है, और उस वक्त महात्मा फुले ने ही ताराबाई को समर्थन किया, सहारा दिया। तीसरा नाम आता है तानुबाई बिर्जे का। तानुबाई बिर्जे के पति गुजर जाने के बाद उन्होंने पत्रकारिता संभाली। वो पहली पुरोगामी पत्रकारिता की संपादिका थी। आसान बात नहीं थी। एक काम उन्होंने किया क्योंकि वो बंध मुक्त हो गए थे। तीसरा नाम आता है रखमाबाई राउत का। बचपन में उनकी शादी हुई थी। उनके पति अंगठा बहादुर थे।
समझ आने के बाद उन्होंने पति के यहाँ जाने से इनकार कर दिया, घटस्फोट लिया, डॉक्टर बन गई और रुग्णों की सेवा करने वाली वो पहली महिला डॉक्टर थी। झलकारी का नाम हम ले सकते हैं, रानी दुर्गावती का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने अकबर को चैलेंज किया था, उसको रुई पिंजन भेजा था। और हम जीजाबाई का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने स्वराज्य का बीज शिवाजी महाराज के दिल में बोया था। हम ताराबाई का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने औरंगजेब को परेशान किया था। हम अहिल्याबाई होळकर का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने राघोबा दादा को चूड़ियां भेजी थी। हम संत परंपरा में हम नाम ले सकते हैं जनाबाई का, हम नाम ले सकते हैं बहनाबाई का, जिन्होंने मानवता का संदेश उस वक्त समाज को दिया था। जाति व्यवस्था के खिलाफ वो बातें कर रही थी, अभंग रचा रही थी। ये जो ओबीसी महिलाएं हैं, जब हम इतिहास का पन्ना पलटते तो हमें ओबीसी महिला का इतिहास हमारे सामने आता है। जब प्रतिकूल परिस्थिति थी, स्त्रियों को बिल्कुल सम्मान नहीं था, पैर की जूती में उसको रखते थे, पैर की जूती के नीचे उसको रखते थे, तब ये महिला इतनी परखड़पने अपना काम करती थी। क्यों? आज के 21वीं सदी में, इंटरनेट के युग में हमारी महिला ऐसा बोल नहीं सकती, ऐसा काम कर नहीं सकती। उस वक्त ये महिला ऐसा कैसे काम कर सकती थी, कैसे बात कर सकती, कैसे लिख सकती थी? इसका कारण एक ही है, जो समाज की अनिष्ट रूढ़ी परंपरा थी, उससे वो महिला मुक्त हो गई। इसलिए वर्तमान स्थिति में हम नाम ले सकते हैं महिलाओं का, नूतनताई माळवी, सुनीताताई काळे, जिसका 21 तारीख को स्पीच हो गया, आप सबने सुना। काशीराम जी के प्रभाव में आकर, काशीराम जी के विचारधारा में आकर ये महिला तैयार हो गई। भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन की केंद्रीय सदस्य है नीलम सोनी, दिल्ली के हैं मैम, उनका नाम हम ले सकते हैं। हमारी सहेली है मायाताई गोरे, एडवोकेट अंजलि साळवे, चंद्रपुर की है, जिसे पाटीदार मैडम के नाम से वो फेमस हो गई है ओबीसी में। ओबीसी महासंघ की महिला है, जिन्होंने ओबीसी महिला का पहला साहित्य सम्मेलन लेकर एक क्रांति की नींव रख दी। सुषमा भट्ट मैडम है, शुभांगी घाटोळ है, संध्या राजूरकर है, वंदना बनकर है। इन सभी महिला के नाम आज हम इस बंध मुक्त महिलाओं के नाम से हम कारण ले सकते हैं। ओबीसी महिलाओं की, मैंने पहले भी कहा है कि ओबीसी महिलाओं की जवाबदारी ज़्यादा है, इसलिए जब तक ओबीसी महिला इस मूवमेंट में नहीं आती, तब तक मूवमेंट मजबूत नहीं हो सकती। और हमारी ओबीसी महिला डरती है, घबराती है, ये विचारधारा से दूर भागती है। वो फुले शाहू आंबेडकर विचारधारा को जानती है, मानती है, लेकिन अंगीकारने से वो डरती है। वो इंटरनेट की सृष्टि में तो रहती है, लेकिन अभी भी विचारों से वो 12वीं सदी में रहना पसंद करती है। ये जो उसका डर डर के जीना है, उसके बारे में महात्मा फुले जी ने तृतीय नेत्र में ओबीसीओ को कैसे डराते हैं, ओबीसी के यानी बहुजनों को हमारी धर्म व्यवस्था, यहाँ के धर्म के जो ठेकेदार है वो कैसे डराते हैं, इसके बारे में तृतीय नेत्र में महात्मा फुले जी ने बहुत अच्छा लिखा है।
जैसे छोटे बच्चों को बागुल बुआ के नाम से डराते हैं उसकी मम्मी कि उधर मत जाओ, वहाँ बागुल बुआ रखा है, बच्चे डर जाते हैं, वैसे ही हमारे महिलाओं को धर्म का बागुल बुआ दिखाकर भगवान के नाम पर उसके मन में एक डर पैदा कर दिया है। और इसलिए हमारी महिला डर डर के जीती है। इसके डर के बारे में मुझे एक बात याद आ गई। रायगढ़ में मैं एक स्कूल के ट्रिप में गई थी। रायगढ़ में ऊपर जाते समय हमारे बीच पिकअप ने बस जो है पिकअप नहीं ले रही थी, वो नीचे आ रही थी, नीचे खाई थी। जो स्टूडेंट थे वो घबरा गए, हम सब भी घबरा गए थे बड़े, लेकिन स्टूडेंट रो रहे थे। और रोने तो हमारी जो प्रिंसिपल मैम थी, मैं दूसरे स्कूल के साथ गई थी सहेली के साथ, तो वो बच्चों के ऊपर नाराज़ हो गई और बोलने लगी कि उसके पहले पिक्चर के गाने चल रहे थे बस में, लड़कियों ने वो गाने बंद करने के लिए कहा, सॉरी धार्मिक गाने चल रहे थे वो बंद करने के लिए कहा और पिक्चर के गाने लगाने के लिए कहा, तो बोले कि हम बोर हो गए करके। तो वो मैम ने बच्चों को कहा कि देखो अब क्यों घबराते हो, आपने तो भगवान के जो गाने थे वो तो बंद करने के लिए कहा और अब क्यों आप रो रहे हो, वो गाने बंद करने के लिए कहा इसलिए ऐसा हो। मैं वो बात नहीं भूली। वो छोटे बच्चे कैसे भूल सकते हैं, उसके मन में डर पैदा हो गया था। ऐसा डर हमारे मन में इस धर्म व्यवस्था ने हम सदियों से हमारे महिलाओं के मन में डाल दिया है और आज भी हम उस डर में जीते, इसलिए हमारी महिला बंध मुक्त नहीं हो रही। मैंने कहा कि वो फुले चाव अम्बेडकर विचारधारा को मानती है, जानती है, लेकिन अंगीकार करने से वो डरती है। हमारी महिला और कहाँ कहाँ फंसी हुई है। हमारी महिला फंसी हुई है सन समारंभ में, व्रत वैकल्य में, शादी नामकरण में, ऐसे फैमिली जो प्रोग्राम रहते हैं उनमें फंसी हुई। जब हम प्रोग्राम के कार्ड्स लेकर जाते हैं, जयंती पुण्यतिथि के जो प्रोग्राम्स हम लेते हैं महामानवों के कार्ड लेकर जब जाते हैं तो महिला कहते हैं कि नहीं मेरा नहीं आना होगा, मुझे इस कार्यक्रम में जाना है, मुझे शादी में जाना है, मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, मुझे दिवाली के प्रोग्राम में जाना है, मुझे सांझी के प्रोग्राम में जाना है। हमारी महिलाओं की लिस्ट लगी रहती है। हमारी महिला इसमें फंसी हुई है। अगर हमारी महिला इससे निकलती है तो हमारी महिला को कोई गायत्री परिवार अपनी ओर खींचता है, वहाँ से निकलती है तो ओम शांति वाले पकड़ लेते हैं, नहीं तो रामदेव बाबा का योग चालू ही है, नहीं तो श्री श्री जी मिलते हैं हमें, अम्मा भगवान कहीं मिल जाती है और हमारी महिला उसमें फंस जाती है। अच्छा हुआ आसाराम बापू जेल में, नहीं तो हमारी महिला की क्या कंडीशन थी मालूम नहीं। टीवी पर तो धार्मिक कार्यक्रम की रेल चली, अब तो कोई अब इस आज के इस जो माहौल है कोरोना का, इस माहौल में तो हमारे ओबीसी परिवार के बहुत अच्छे दिन आ गए। ऑल फैमिली घर में बैठती है और रामायण महाभारत कृष्णा, अगर रामायण समाप्त हो गए तो कृष्णा लगता है, कृष्णा समाप्त हो गए तो विष्णु पुराण लगता है। बहुत अच्छे दिन हमारे आ गए। ये नहीं होता, टीवी पर तो चलता ही रहता है साईं बाबा की सीरियल, गजानन बाबा की सीरियल, 24 आवर्स हमारे ओबीसी के लिए कार्यक्रम चल रहा है। 365 दिन एक कार्यक्रम लगे हुए हैं। हमारे पास सोचने का वक्त भी नहीं। अगर इसमें से हमारी मनोरंजन के नाम पर हमारी महिला कहाँ जाती है तो हमारी महिला संस्कार कलश में जाती है, हमारी महिला सखी मंच में जाती है, नहीं तो शारदा मंडल तो है ही कॉलोनी में। हमारी महिला इसमें फंसी हुई है, उसके पास सोचने का वक्त भी नहीं। महिलाओं के पास नहीं,
ओबीसीओ के पास भी सोचने का वक्त नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कहीं तो पढ़ा है, जब रोम साम्राज्य था, रोम साम्राज्य में जब वो रोम साम्राज्य लाया जा रहा था, तो उस सम्राट ने अपने प्रधान सचिव से एक आदेश दिया कि साम्राज्य में जादू के प्रयोग शुरू कर दो, मनोरंजन के कार्यक्रम शुरू कर दो, कि ताकि जनता खुश रहे। साम्राज्य में क्या चल रहा है, राज्य में क्या चल रहा है, वो सोचे नहीं, वो आनंदी रहे, वो खुश रहे। हमारे यहाँ वैसा तो नहीं चल रहा है। मैं नहीं कहती कि क्या चल रहा है, मैं एक सवाल करती हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं चल रहा है। ताली बजाने के लिए कहो तो हम ताली बजाते हैं, थाली बजाने के लिए थाली बजा लेते थे, घंटा भी बजाते, उसके आगे जाकर हम पटाखे भी फोड़ देते हैं, शंख बजाते हैं। इवेंट्स में हम हो गए, इवेंट्स करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में हम कभी सोचते हैं। हमारी ओबीसी महिला अंधश्रद्धा में फंसी हुई है। अगर हमारे बड़े बड़े नेता श्रद्धा के नाम पर अंधश्रद्धा करते हैं, तो महिला क्यों नहीं करेगी। राफेल का उदाहरण आप दसरे के समय में आपने देखा ही होगा। विज्ञान का आविष्कार है, राफेल निर्माण हुआ। हमारे देश में तो कोई शोध लगते नहीं है, संशोधन होता नहीं है, सब हमारा देश सभी बाहर से हम बुलाते हैं, राफेल हो या बोफर्स हो, हम बाहर से लाते। फ्रांस से राफेल हमारे यहाँ आ गया। हमारे गृह मंत्री जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने क्या किया, आप सबने देखा। अगर ऐसी घटना हमारे, और इसके बारे में हमारा प्रधानमंत्री नींबू मिर्ची के देखकर उसे अंधश्रद्धा कहते हैं और हंसते हैं, और उनके ही मंत्रिमंडल के केंद्रीय मंत्री राफेल के चक्के के नीचे नींबू रखते हैं और कुमकुम से ओम निकालते हैं। बड़ा विरोधाभास हमारे यहाँ चल रहा है। तो हम पूरी व्यवस्था जो है हमारे सामने की, वो व्यवस्था हम ओबीसीओ को, हम बहुजनों को अंधश्रद्धा में रखने की। और तप, त्याग, आत्मनिर्भर, लक्ष्मण रेखा, सप्तपदी, ऐसे मकर जाल में, ऐसे शब्दों के मकर जाल में हमें बांध दिया जाता है। हम महिला को समझना चाहिए लक्ष्मण रेखा किसके लिए, सप्तपदी का अर्थ क्या है। मैं यहाँ सप्तपदी के बारे में नहीं बात कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता सप्तपदी का इतिहास क्या है, इसलिए मैं कहती हूँ कि इतिहास हमारे ओबीसी महिला ने जानना चाहिए। अगर इस मकर जाल से हमें कोई छुड़ाना चाहे, बाहर निकालने का प्रयास करे, तो उसको खत्म कर दिया जाता। जैसे कि नरेंद्र दाभोलकर जी को खत्म कर दिया, गोविंद पानसरे को खत्म किया, कॉमरेड कलबुर्गी को खत्म कर दिया, और परखड़ पत्रकारिता करने वाली, पुरोगामी पत्रकारिता करने वाली गौरी लंकेश को। इसलिए जो हम लोगों को इस मकर जाल से बाहर निकालने का काम करते हैं, उसको गोली मार दी जाती है, और गोली मारने का, उसको खत्म करने का भी इतिहास है। शिवाजी महाराज को खत्म किया, चारवाक को खत्म किया, सोक्रेटिस को खत्म किया, गैलीलियो को खत्म किया, तुकाराम महाराज को खत्म कर दिया, महात्मा फुले जी पर मारे करीब भेजे थे, और अब नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश, और कौन कौन लिस्ट में है आगे आ जाएंगे। बाबा साहब कहते थे कि अगर कोई समाज की और कोई देश की स्थिति को जानना हो, तो उस देश की महिला की स्थिति, उस समाज में, उस देश में क्या है, उस पर उस देश की स्थिति निर्भर करती है। क्या है हमारे देश में महिलाओं की स्थिति।
1 मिनट में 4 बलात्कार हो जाते हैं। रास्ते पर महिलाओं को जलाया जाता है, उसके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है। चंद्रपुर जैसे जिले में 150 के ऊपर लड़कियां गायब हो जाती हैं, कहाँ जाती है मालूम नहीं है। रास्ते पर ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक रुग्ण जो है उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। मंदिर के बाहर या चौराहे पर भीख जो मांगते हैं उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। क्या है हमारे महिलाओं की स्थिति और हमारे देश की पहचान क्या है? जिस देश में महिलाओं को सम्मान किया जाता है, बराबरी का स्थान दिया जाता है, सामाजिक न्याय उनके लिए है, उस देश प्रगति पर। जापान का उदाहरण हम ले सकते हैं। हमारा देश स्वतंत्रता को 70 साल होने के बाद भी हमारा देश अभी भी विकसनशील है। कारण क्या है कि महिलाओं की स्थिति इसमें नहीं मिली महिला तो डाउरी में आ जाती है। डाउरी के कारण उसे जलाया जाता है, उसे मार दिया जाता है। यानी कि जहां देखो वहां हमारी महिलाओं को खत्म करने का सिलसिला चल रहा है। अगर हमारी महिलाओं की ये स्थिति है, महिलाओं ने अपने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, निर्भर करने के लिए, निर्भीड़ करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसका एक ही कारण है, महिलाओं ने इस मकर जाल से बाहर आना चाहिए, इस कपट नीति से बाहर आना चाहिए, हमारी महामानवों को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। अगर हमारी महिला इस मकर जाल से बाहर आ जाएगी, इस कपट नीति से बाहर आ जाएगी, तभी उनको सामाजिक जानिब हो जाएगी, सामाजिक भान आ जाएगा, सामाजिक पहचान हो जाएगी कि हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। रामकृष्ण आकर हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमारा भला हो जाता है। या आज के वर्तमान काल में हमारे सामने जो समस्या है, उस समस्या का निवारण करने के लिए जब हम बाहर पड़ जाएंगे, मदद कर देंगे, तो हमारा भला हो जाएगा। तब मेरी महिला, मेरी सखी सोच रही है। इसके लिए उसको मालूम होना चाहिए आज जो हमारी समस्या है वर्तमान स्थिति में, ओबीसीओ की जो समस्या है वो भयंकर समस्या है। उस समस्या की पहचान हमारी सखियों को होना जरूरी है। हमारी सखी से जब हम आरक्षण के बारे में हम लोग बात करते हैं, मैं, सुनीता ताई, काले और माया ताई, हम जब आरक्षण के बारे में बात करते हैं तो हमारी महिला क्या कहती है कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है आरक्षण। और किसी के आरक्षण में बारे में थोड़ा मालूम हो तो वो बोलती है कि आर्थिक आरक्षण लागू होना चाहिए। हमें मालूम है कि अज्ञानता की वश वो ऐसे करते हैं। हमारी महिला को आज की स्थिति में क्या करना चाहिए? टीवी के सामने बैठकर रामायण महाभारत देखने से उसका भला नहीं होगा। उसकी भलाई है मंडल आयोग क्या है, कालेलकर आयोग क्या है, आरक्षण क्या है, आरक्षण की आवश्यकता क्या है, जात निहाय जनगणना क्या है, खासगीकरण क्या है, हमारे बच्चों को शिष्यवृत्ति की आवश्यकता क्या है। आज की स्थिति में अगर भविष्य काल में बेकारी क्या थैमान करे, उसके हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में उसको सोचना जरूरी है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हम सबको कभी माफ नहीं करेगी और हमें जवाबदार ठहराएगी। अगर आने वाली पीढ़ी को हमें उसका भविष्य अगर सुकर करना है, उसके लिए प्रॉपर्टी रखना है या नहीं है वो आप जाने, लेकिन अगर उसका भविष्य सुकर करना है, सुंदर करना है, अच्छा करना है, तो हमें
इस बारे में, महिलाओं को भी इस बारे में सोचना जरूरी है। उसको मालूम होना चाहिए सारटी क्या है, उसको मालूम होना चाहिए बारटी क्या है। ये नाम तो हमारे सखियों ने सुना ही नहीं। हमारी महिलाओं को ये भी सोचना चाहिए, हमारे ओबीसीओ को एक इसके बारे में और सोचना चाहिए हमें कि आज हमें जो सम्मान मिल रहा है वो सम्मान किसकी ओर मिल रहा है। जिससे हमें सम्मान मिल रहा है उस महामानवों को हमने हमारा आदर्श मानना चाहिए। क्या नहीं किया महात्मा फुले ने हमारे, हमें महिलाओं को सम्मान देने वाली पहले व्यक्ति जो है वो महात्मा फुले। महात्मा फुले स्त्री पुरुष समानता के ओर थे। बलवंत नाम के उनके मित्र ने उनको पूछा है, उनसे पूछा कि आप स्त्री पुरुष समानता मानते हो, पुरुष में आप किसको श्रेष्ठ मानते हो? महात्मा फुले जी ने क्या उत्तर दिया? महात्मा फुले जी कहते हैं मैं पुरुष से ज़्यादा स्त्रियों को ज़्यादा सम्मान देता हूँ, ज़्यादा मानता हूँ। क्यों? महिला सृजनशील, वो नवनिर्मित करती है। इस देश के शंकराचार्य भी महिला की कोख से निर्माण होते हैं। महिलाओं को सम्मान देने वाले महात्मा फुले पहली व्यक्ति, इसको हमने आदर्श मानना चाहिए। हमने बाबा साहब को आदर्श मानना चाहिए। बाबा साहब ने हमारे लिए हिंदू कोड बिल रचा, हिंदू कोड बिल लागू नहीं किया, इसलिए उन्होंने हमारे लिए कायदा मंत्री पद का इस्तीफा दिया। ये हमें मालूम होना चाहिए, हमारे आदर्श ये होने चाहिए। जब हमारी महिला राम के सामने अपना माथा टेकती है, मुझे एक सवाल मेरे मन में एक आता है कि प्रेग्नेंट सीता को जब राम ने छोड़ दिया, एक स्त्री पर वो अन्याय था, उस राम के सामने मेरी सहेली कैसी माथा टेक सकती? वो क्या इसके बारे में वो क्यों नहीं सोचती? ये सवाल मेरे मन में आते हैं। और हमारी महिला और एक मकर जाल में फंसी हुई है। ये जो धार्मिकता चलती है, उस धार्मिकता में हमारी महिलाओं का सबसे ज़्यादा हाथ रहता है। उसका मन, मेंदू, मनगट और मनी, ये सभी उस पर यूज हो जाते हैं, उपयोग में आते हैं। आज कॉलोनी कॉलोनी में मंदिर है, गांव गांव में मंदिर है। उस मंदिरों को हमारी महिला एक पर्याय दे सकती है, वो पर्याय है लाइब्रेरी का। इसके बारे में हमारे ओबीसी महिलाओं को सोचना चाहिए। हमारे महामानवों के जो कार्यक्रम है जयंती पुण्यतिथि के, वो कार्यक्रम कॉलोनी कॉलोनी में लगने चाहिए। जो भागवत, हमारे इधर भागवत का बहुत मेला लगता है। कोविड के कारण जो कुछ भागवत है वो पूरे कार्यक्रम स्टॉप हो गए हैं। उसके बजाय हमारे ओबीसी महिलाओं ने जो की जयंती कहो या सावित्री माई की जयंती पुण्यतिथि कहो, बाबा साहेब की जयंती पुण्यतिथि कहो, जिन जिन महामानवों ने हमें सम्मान दिया है, हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी अर्पित की है, उन सभी महामानवों की जयंती और पुण्यतिथि के कार्यक्रम करना जरूरी है। अगर हमें बंध मुक्त होना है तो एक कार्यक्रम करना हमें जरूरी है। हमारी महिलाओं को बुद्धि प्रामाण्य की ओर जाना चाहिए। अब जो शब्द प्रामाण्य में, ग्रंथ प्रामाण्य में फंसी हुई है, शब्द प्रामाण्य को तोड़कर, ग्रंथ प्रामाण्य को तोड़कर हमारी महिलाओं को बुद्धि प्रामाण्य की ओर जाना चाहिए। सच क्या है, झूठ क्या है, इसके बारे में उसने सोचना चाहिए। जब वो सोचेगी तब वो इस मकर जाल से बंध मुक्त हो जाए।
कोई आएगा नहीं उसे मुक्त करने के लिए, उसको खुद एक करना है। आगे जाकर मैं ये कहना चाहती हूँ, इसके आगे और भी हमारी महिला को कुछ सोचना है। सोचने के बारे में मैं एक कह सकती हूँ कि समान शिक्षा। महात्मा फुले जी को जो अपेक्षित शिक्षा थी वो हमें मिल रही है क्या? नहीं। आज शिक्षा के दो भाग हो गए हैं। एक इंडिया की शिक्षा और दूसरी भारत की शिक्षा। भारत की शिक्षा कहाँ मिलती है? तो जिला परिषद स्कूल में, नगर परिषद स्कूल में, मराठी, हमारे महाराष्ट्र की भाषा मराठी, तो मराठी स्कूल में। और इंडिया की शिक्षा कहाँ मिलती है? तो कॉन्वेंट स्कूल में, जहाँ सभी आलबेल है, जहाँ बिल्डिंग अच्छी है, जहाँ लाइब्रेरी है, ग्राउंड है, टीचर है। और यहाँ सभी नन्ना का पड़ा है, टीचर नहीं है, ग्राउंड नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, ये दो। और यहाँ कौन से बच्चे जाते हैं? गांव के, गरीबों के, ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी, बहुजनों के। और इस गुलाम रहे, इसकी व्यवस्था लगी हुई। इसके ऐसी व्यवस्था करने में जो षड्यंत्र है, जो राजनीति है, जो कपट नीति है, उसको भी हमें जान लेना। इस शिक्षा में और एक बात मुझे कहनी है जो छूट गई थी, कि जो गणपति उत्सव है, जो दुर्गा देवी उत्सव बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, हमारा यवतमाल तो पूरे देश में दुर्गा उत्सव में नंबर 1 पर है। उस उत्सव में हमारे बच्चे जो है, गांव के बच्चे, हमारे किसान बांधव के बच्चे, वो उस वक्त, उस पीरियड में 10-12 दिन स्कूल से बाहर रहते हैं। स्कूल में उनकी प्रेजेंट ही नहीं रहती। इसका अनुभव मैं लेती हूँ, बहुत दर्द होता है। इसके बारे में जब लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव सार्वजनिक किया था 1893 को, तब महात्मा फुले तो गुजर गए थे, लेकिन सावित्री फुले की अध्यक्षता में सत्यशोधक समाज ने इसको विरोध किया था। उनको कहना था कि अगर गणेश उत्सव सार्वजनिक हो गए तो बहुजनों के बच्चे शिक्षा से दूर हो जाए। आज वैसा ही हो रहा, और ऐसा हो, यही प्लानिंग। बच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं, और मैं आगे जाकर कहती हूँ, ये कहने का साहस करती हूँ, ये जो गणेश उत्सव मंडल है, ये जो दुर्गा देवी उत्सव मंडल है, ये बच्चों को व्यसनाधीन बनाने के अड्डे हैं। पेपर में, न्यूज़पेपर में ये बातमी आती है कि कोई गणेश उत्सव मंडल में पुलिस ने रेड डाली तो वहां बच्चे जुआ खेलते दिखाई देते हैं, और सबसे ज़्यादा शराब उस वक्त बेची जाती है। इसकी भनक, इसकी समझ, इसकी सामाजिक जानो 1893 को सत्यशोधक समाज में लगी थी, सावित्री आई को लगी थी। क्यों उनको लगी थी? तो वो बंधन मुक्त हो गए, वो सोचते थे, वो विचार करते थे, इसलिए लगी। मेरा नम्र विनती है सभी महिलाओं को, आप सोचो, समझो, तभी हमारा इन फ्यूचर जो है, वो भविष्य जो है, वो अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट्स मुझे रखना है समान आरोग्य का। समान आरोग्य में आज तो हम देखते हैं हमारे आरोग्य व्यवस्था हमारे देश की कैसे है।
हमारे देश के नेते, हमारे देश के अभिनेते, हमारे और बड़े बड़े लोग, उनको कोई प्रॉब्लम, बड़ा सा प्रॉब्लम आ गया तो वो बाहर देश चले जाते हैं। और हमारे गांव के लोग, उनको क्या सुविधा मिलती है आरोग्य की? क्यों? हम टैक्स नहीं लेते, हम भारत देश के नागरिक नहीं हैं। इस आरोग्य सेवा के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अगर हमें समान आरोग्य, समान शिक्षा मिलना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार, इस संवैधानिक अधिकार के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जब हम जागरूक सोचेंगे तब हम जागरूक हो जाएंगे, और तब इसके बारे में हम सोचेंगे तो हमारा आने वाला फ्यूचर अच्छा हो जाए। आज तो पब्लिक सेक्टर जितने हैं उसका तो प्राइवेटलाइजेशन किया जा रहा है, और इस प्राइवेटलाइजेशन में हमारे बच्चों को नौकरियां कहाँ मिल सकती हैं? चलो, वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं 2 मिनट में अपना स्पीच, अपने शब्द को विराम देती हूँ। सखियों, इस मकड़चाल से हमें बाहर पड़ना है, आने वाला फ्यूचर हमें अच्छा करना है। यदा यदा ही धर्मस्य, आगे का आप जानते ही हो, इससे निकलकर अत्तदीप भव की ओर हमें जाना है। हम तभी इसकी ओर जाएंगे जब हम ओबीसी कहकर एक जगह आएंगे। ओबीसी से लड़ा देने वाली जो संगठन है, उस संगठन के हाथ हम मजबूत करेंगे। मन मनगट मेंदू और मनी जो हम दूसरी ओर लगाते हैं, उसको हम इस संगठन की ओर कर दें, तब हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। चलो, हम सब मिलकर अत्तदीप भव की ओर चलते हैं। आप सभी को एक बार फिर जय ज्योति, जय सावित्री, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। आप भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन ने मुझे मेरे विचार रखने का अवसर मुझे दिया, इसलिए मैं सही दिल से उनके आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सब ने मुझे सुन लिया, इसलिए आपसे भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।